नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, प्रयोग कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र सिंह गुर्जर। स्वागत के साथ ही आपको नवरात्रा स्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, जितनी भी तमन्नाएं, जितने भी सपने हैं, वो भगवान जल्दी से जल्दी पूरा करे। और क्योंकि भगवान खुद तो आकर के और आपको गोद में उठा के ले जाएंगे नहीं कि लो साहब आपको हमने CHO या नर्सिंग ऑफिसर बना के बिठा देंगे। वो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि भैया इतनी मेहनत करो आप कि आप अपने टारगेट को बहुत जल्दी और जो आपका सबसे बड़ा सपना है उसको आप पूरा कर सको। तो ऊपर वाला आपको बस इतनी स्ट्रेंथ, इतनी शक्ति, इतनी ताकत दे सकते हैं कि वो आपको मेहनत करने के लिए मोटिवेट कर सके। चलिए, टॉपिक आज का है इम्यूनिटी, वैक्सीन्स एंड कोल्ड चेन। कोल्ड चेन को डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, यूट्यूब पर अवेलेबल है। इम्यूनिटी को अलग से पढ़ाया जाएगा, थोड़ा बड़ा और डिटेल में पढ़ाना है मुझे, इसलिए मैं यहाँ नहीं कवर करूँगा। सीधे आ जाते हैं बच्चों वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन है क्या वास्तव में? वैक्सीन असल में एक इम्यूनो बायोलॉजिकल सब्सटेंस है। कोई सब्सटेंस मतलब चीज़, लेकिन बायोलॉजिकल है, यानी कि इसका जो ओरिजिन है वो जीव यानी कि लिविंग चीज़ से है। बायोलॉजिकल इन ओरिजिन में इट इज़ बायोलॉजिकल। और नेचर से कैसी है? इम्यूनोजेनिक। इम्यूनोजेनिक का मतलब है कि इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करेगी, इम्यूनिटी को जनरेट करेगी। एंड किस तरह से डिजाइन होता है? इट इज़ डिजाइंड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ गिवन डिजीज। तो एक और नाम आया है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अगर आपने मेरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन वाली क्लास अभी तक नहीं सुनी है तो एक बार सुन लेना। भले ही आपने पढ़ रखा हो, भले ही आपको आता हो, क्या पता कोई एक या दो या चार चीज़ें आपको नहीं मिल जाएं और कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे आपको याद रखने और समझने में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो इसलिए एक बार सुन लेना, उसमें कोई बुराई नहीं है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मैंने बताया था, इट इज़ प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जब अपन किसी चीज़ से स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं तो इट इज़, ये मोड ऑफ इंटरवेंशन होता है। इसको हमने नाम दिया था मोड ऑफ इंटरवेंशन इन प्राइमरी प्रिवेंशन। जैसे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में मोड ऑफ इंटरवेंशन कौन सा होता है? तो हमने बोला था कि साहब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रोम्प्ट ट्रीटमेंट होता है। टर्शरी में आपको कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना होता है। प्री मॉड्यूल में हम रिस्क फैक्टर को अवॉइड करते हैं और प्राइमरी में हम रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है लेकिन डिजीज़ अभी तक नहीं हुई होती है, उसको हम रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इज द मोड ऑफ इंटरवेंशन इन प्राइमरी प्रिवेंशन। तो वैक्सीन इज अ प्राइमरी प्रिवेंशन। अब जरा इसका हिस्ट्री के बारे में बात कर लें। वैक्सीन की इतिहास क्या है? वैक्सीन का नाम सबसे पहले, ये वैसे मैंने हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन करके एक टॉपिक करवाया था आपको, उसमें मैंने बताया है, लेकिन सिर्फ वैक्सीन से रिलेटेड चीज़ों को मैं रिवाइज करा रहा हूँ बच्चों। वैक्सीन टर्म जो था, शब्द इस्तेमाल किया था सबसे पहले, वो किया था लुईस पास्चर ने। लुई पास्चर ने वैक्सीन टर्म इस्तेमाल किया था और वैक्सीनेशन टर्म जो है वो इस्तेमाल किया था सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने। तो ये इतिहास में ये इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले ये चांद पे किसने कदम रखा था। तो उसी तरह से मेडिसिन की हिस्ट्री में, कि वैक्सीनेशन की हिस्ट्री में सबसे पहला वैक्सीन किसने बनाया, वैक्सीन नाम किसने दिया था, वैक्सीनेशन नाम किसने दिया था, सबसे पहला वैक्सीन किस डिजीज़ का बना था, बनाने वाला कौन था, ये सारी चीज़ें जो हैं हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की है, ऐतिहासिक महत्व है इनका। इसलिए ये आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते। भाई इतना तो सम्मान बनता है ना बेचारों का, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वैक्सीन के नाम कर दी और इतना रिसर्च किया, उनको इतना मान सम्मान बनता है। तो वैक्सीन शब्द पहली बार लुईस पास्चर ने दिया था। ये वही लुई पास्चर है बच्चों जिसने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दी थी, जिसने रेबीज़ का वैक्सीन बनाया था, जिसने चिकन कॉलेरा का वैक्सीन बनाया था, और भी कई, पास्चराइजेशन लुई पास्चर ने ही बताया था। तो वही लुईस पास्चर है ये। वैक्सीनेशन टर्म दिया था एडवर्ड जेनर ने, और एडवर्ड जेनर ही वो पहला इंसान है जिसने पहला वैक्सीन दुनिया का डेवलप किया था।
तो फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर, और वैक्सीनेशन टर्म एडवर्ड जेनर ने दिया था, यानी कि वैक्सीन टर्म लुई पास्चर दे चुका था। वैक्सीन और वैक्सीनेशन का फ़र्क बताऊं? अच्छा, वैक्सीन का मतलब तो वायल हो गई या ड्रॉप हो गई या वैक्सीन की दवाई हो गई। वैक्सीनेशन वो प्रोसेस हो गया कि आप वैक्सीन लगा रहे हैं, दैट इज भाई वैक्सीन तो हो गया टीका, हिंदी में आप जल्दी समझ जाते हो, टीका, और वैक्सीनेशन हो गया टीकाकरण, है ना। तो टीका लगाना इज वैक्सीनेशन, और जो लगा रहे हो जिस चीज़ को वो वैक्सीन। क्लियर? अच्छा, तो एडवर्ड जेनर ने जो दुनिया का पहला वैक्सीन डेवलप किया था वो किसका था? स्मॉल पॉक्स का था। 1798 में कर दिया था, काफ़ी पहले। अब आपको इसको याद रखने में मुश्किल इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि आज की तारीख में दुनिया की एकमात्र बीमारी जिसको इरेडिकेट किया जा चुका है वो स्मॉल पॉक्स है, और उसका वैक्सीन सबसे पहले बना था, क्योंकि वैक्सीन से उसको धीरे धीरे कंट्रोल किया गया और बाद में उसको इरेडिकेट कर दिया गया, तो इरेडिकेटेड हो चुकी है। अच्छा, इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स इन वैक्सीनेशन में, अब आप इसको, मैं नहीं आपको सलाह दूंगा बच्चों कि आप इसको पूरा रटें, एक एक शब्द इसका आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हाँ, पहला वैक्सीन कौन सा बना था ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, 1978 में, 1900 नहीं 1798 में, इधर उधर हो गया था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में। कोई थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना चाहता है कि सर एक तो मेरे को पहले से याद है, मेरे को एक और याद रखना है, तो दूसरे नंबर पर वैक्सीन था वो रेबीज़ का था। तो ये लगभग एक ही दौर में है, ये मतलब ये 1798 मतलब 18वीं शताब्दी आ गई है, और 1885 में रेबीज़ का वैक्सीन बन गया था। ठीक है, अब मैं चाहूँगा कि आप लास्ट जो वैक्सीन डेवलप हुआ है उसको भी देख लें, लेटेस्ट जो वैक्सीन डेवलप हुआ है उसके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें तो पता है कि सबसे पहला पता है, सबसे लेटेस्ट जो भी बना है वैक्सीन वो कौन सा है। अब जो वैक्सीन बनेगा सबसे लेटेस्ट वो कौन सा होगा बच्चों? कोरोना वैक्सीन। लेकिन ये अभी तक मतलब अप्रूव होकर के मार्केट में नहीं आया है, इट इज़ नॉट अवेलेबल येट, है ना। तो ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन है वो 2007 में आया था। ये HPV वायरस जो होता है, सर्वाइकल कैंसर को, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, सर्वाइकल कैंसर को फेवर करता है, या HPV इन्फेक्शन की वजह से सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन में हम वैक्सीनेशन करते हैं। एकमात्र कैंसर बीमारी, कैंसर ऐसा है डिजीज जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है, वो है सर्वाइकल कैंसर, और प्रिवेंशन का तरीका है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन। ये मैं जितनी बातें बता रहा हूँ हर बात अपने आप में क्वेश्चन है बच्चों। कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है, अभी तक बना नहीं है, और HPV जो है वो एकमात्र ऐसा वैक्सीनेशन है जो कैंसर से प्रोटेक्शन देता है। तो ये थोड़ी सी यूनिक चीज़ हो जाती है, उस पर सवाल वो पूछ लेते हैं। टाइप ऑफ वैक्सीन आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे कितने तरह के वैक्सीन होते हैं और कैसे कैसे उनका नामकरण किया गया है। ठीक है, सबसे पहला जो कैटेगरी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो है बच्चों लाइव एटीन्यूएटेड। दूसरे होते हैं किल्ड वैक्सीन, या उनको इनएक्टिवेटेड भी बोलते हैं, और तीसरा जो होता है टॉक्सॉइड होते हैं, और चौथा है वो सेलुलर फ्रैक्शन, एक कंपोनेंट होता है सेलुलर घटक उसका, है ना। और एक जो पांचवी कैटेगरी है वो रिकॉम्बिनेंट यानी कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बने होते हैं, मिक्स्ड, है ना। तो आपने लाइव एटीन्यूएटेड और किल्ड तो खूब सुने, ट्रिक बना बना करके लोग याद करते हैं कि सब, और क्वेश्चन भी भरपूर आते हैं इसमें से कि कौन सा वाला लाइव वैक्सीन है, कौन सा वाला किल्ड वैक्सीन है, और कौन सा टॉक्सॉइड होता है, ये आपसे पूछे गए हैं। सेलुलर फ्रैक्शन रिलेटिवली अनकॉमन है, और रिकॉम्बिनेंट भी लेटेस्ट है, आज की डेट में है जो कुछ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनने लगे हैं, अदरवाइज पहले नहीं बनते थे। अब थोड़ा सा इनका मीनिंग समझेंगे। लाइव एटीन्यूएटेड का मतलब क्या है? नाम से पता चल रहा है, लाइव का मतलब जिंदा है, लेकिन अपोस्ट्रोफी लगा करके जो ऊपर दो कॉमा लगा रखे ना, इसमें लिख रखा है एटीन्यूएटेड। इसका मतलब है कि लाइव है लेकिन एटीन्यूएटेड है। एटीन्यूएटेड का मतलब होता है बच्चों कमजोर किया हुआ। इसको बार बार प्रोसेस करके चिक एम्ब्रियो में कल्चर कर करके या किसी और तरीके से इसको वीक कर दिया जाता है ना। तो लाइव है मतलब उसमें वायरस या बैक्टीरिया आपको वैक्सीन में लाइव दिया जा रहा है,
लेकिन वो नॉर्मल हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? वो एटीन्यूएटेड है, यानी कि उसको कमजोर किया गया है। अगर बॉलीवुड की अंदाज में हम बोलें इसको, तो उसको इतना मारा गया है कि वो मरा नहीं है, लेकिन उसको जिंदा भी पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। इतना मारेंगे कि बस जान से नहीं मारेंगे, ऐसे डायलॉग होते हैं फिल्मों में। तो इसको भी इतना कमजोर किया गया है कि ये मरा नहीं है, लेकिन ये जिंदा है, बट जिंदा भी नहीं है क्योंकि बीमारी नहीं कर सकता। लेकिन इसकी केवल एक चीज़ हमने छोड़ी है कि इसमें इम्यूनोजेनिसिटी बाकी है। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब है कि इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करने की कैपेसिटी इसके अंदर है, लेकिन बीमारी करने की कैपेसिटी इसके अंदर नहीं है। यानी कि दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिपीटेड पासेज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टिश्यू कल्चर और चिक एम्ब्रियो, ताकि वो वीक होते जाते हैं और उनकी जो विरुलेंस यानी कि डिजीज करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। तो एटीन्यूएशन एम्प्लाइज का मतलब, एटीन्यूएशन का मीनिंग क्या है? एटीन्यूएशन का, एटीन्यूएटेड है ना, तो एटीन्यूएशन से होता क्या है, इसकी जो पैथोजेनेसिटी या विरुलेंस जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। देखो ये दोनों अलग अलग टर्म हैं और अलग अलग इनकी मीनिंग है। मेरी एक इन्फेक्शन एपिडेमियोलॉजी पर मैंने लेक्चर डाला हुआ है, हर चीज़ की डेफिनेशन बताई गई है कि इन्फेक्टिविटी क्या होती है, पैथोजेनेसिटी क्या होती है, विरुलेंस क्या है, केस फर्टिलिटी रेट क्या है और कम्युनिकेबिलिटी क्या है। हर एक की डेफिनेशन बिल्कुल अलग और स्पेसिफिक है, मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन वो लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पर, अपने उसमें चैनल पर आप देख लेना। अगर आप ऐप में इसको पढ़ रहे हो तो ऐप में तो सारे वीडियोस हैं ही, यूट्यूब पर सारे नहीं है लेकिन सेलेक्टेड है। हाँ, तो इसकी पैथोजेनेसिटी या विरुलेंस है वो बहुत कम हो चुकी है, लेकिन इसकी एंटीजेनेसिटी या इम्यूनोजेनेसिटी वो है बरकरार रखी गई है, मेंटेन रखी गई है। तो जब थोड़े से ढंग के सवाल बनाने होंगे ना एग्जामिनर को CHO के एग्जाम में, ढंग के का मतलब कि ऐसे वो घिसे पिटे पुराने रिपीट नहीं दे करके, और थोड़ा स्टैंडर्ड भी मेंटेन करे, और उसी सिलेबस में से अगर अच्छे सवाल देना होगा तो ये एटीन्यूएशन का मीनिंग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होगी कि ये वाला वैक्सीन इज एग्जाम्पल ऑफ लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, हियर एटीन्यूएशन मीन्स या एटीन्यूएशन इम्प्लाइज टू, फिर नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे कि उसमें इम्यूनोजेनिसिटी को ख़त्म कर दिया गया है, विरुलेंस को बनाए रखा है, विरुलेंस और इम्यूनोजेनिसिटी दोनों को प्रोटेक्ट किया है, या विरुलेंस को ख़त्म करके केवल इम्यूनोजेनिसिटी बचाए रखी है, या विरुलेंस और इम्यूनोजेनिसिटी दोनों को ख़त्म कर दिया गया है। 4 ऑप्शन कितनी आसानी से बन गए, आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको मालूम है मीनिंग तो आप कभी कंफ्यूज हो नहीं सकते, लेकिन आपने बस रटा है या खाली शेड्यूल पढ़ करके आपको लग रहा है कि वैक्सीन आपका कवर हो गया है, तो आप मात खा जाएंगे। तो इम्यूनिसिटी तो बाकी या बरकरार है, लेकिन विरुलेंस या पैथोजेनेसिटी ख़त्म कर दी गई है। किसके द्वारा? एटीन्यूएशन के द्वारा। तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन में आपने देख लिया कि साहब ये क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके बाद में आता है बच्चों दूसरी कैटेगरी आती है इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन। इसका मतलब इस वैक्सीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे किल कर दिया गया, उसको मार दिया गया है, इनएक्टिवेटेड कर दिया गया है, यानी कि ये असल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाश होती है, लाश, डेड बॉडी, ऐसा ही तो होता है। ये डेड बॉडी मैंने कहाँ से सुना था? ये मेरे बचपन में मेरा जो सबसे छोटा भाई है, तीसरे नंबर का, जो 3 भाइयों में सबसे छोटा है, उसने एक दिन, वो बहुत ही छोटा बच्चा था, तो नींदों में उसने मच्छर मार दिया था, और सुबह जब वो उठा तो उसको एकदम से उसकी मच्छर चिपक जाता है ना, आपने बचपन में आपके साथ हुआ होगा, तो उठते ही वो एकदम से चिल्ला के बोलता है कि मम्मी देखो मेरे पैर पे मच्छर की लाश। तो क्योंकि बच्चे तो नए टर्म बना लेते हैं, तो इससे पहले हमने कभी नहीं सुना था कि मच्छर की लाश भी कोई चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर भी इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन है, मतलब वैक्सीन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, उसको मार दिया गया है। और कैसे मारा है? या तो हीट के थ्रू मारा है, गर्म, क्योंकि हीट सेंसिटिव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो हीट से ही किल कर दिया गया, या कोई केमिकल यूज़ किया गया है ना। और ये क्या करते हैं इसमें, लेकिन इम्यूनिटी को अभी भी एक्टिवेट करने की कैपेसिटी है ना। हीट और केमिकल्स, organism killed by heat or chemicals, they stimulate active immunity when introduced in the body। इसका मतलब
खाली उनकी बॉडी या डेड बॉडी है और वो बीमारी तो कर ही नहीं सकती बिकॉज इट इज़ डेड ऑलरेडी, लेकिन उस डेड बॉडी के अंदर भी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करने की कैपेसिटी है। तो जब बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक्टिव इम्यूनिटी, अच्छा इम्यूनिटी मैंने आपको भी क्लास ली नहीं है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है जब बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ बना रही है, और पैसिव का मतलब है जब बनी बनाई दे रहा है। अभी इतना ही जान लो आप, बाकी जिनको आता है वो अच्छी बात है, लेकिन तब भी मैं बता रहा हूँ उसमें भी मैं आपको नई चीज़ें ज़रूर बताऊँगा जो आपने नहीं पढ़ी होंगी। अच्छा, अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं लाइव वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन का। तो ये जो किल्ड वैक्सीन है इट इज़ सेफ। क्यों सेफ है? क्योंकि मरा हुआ है क्या कर लेगा भाई। अगर आपने वायरस उसकी डोज अगर वैक्सीन की थोड़ी ज़्यादा भी दे दी या कुछ एक्सेस में दे दी, डबल दे दी, तो भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो तो किल्ड है, इट कैन नॉट कॉज डिजीज बिकॉज इट इज़ किल्ड, है ना। तो सेफ्टी वाला इसमें फीचर ज़्यादा है, लेकिन इट इज़ लेस एफिकेशियस। लेस एफिकेशियस भाई, डेड बॉडी है, जितनी थोड़ी बहुत उसमें इम्यूनोजेनिसिटी की ताकत है वही है बस, है ना। लेकिन लाइव वैक्सीन में क्या है कि वो लाइव है, जिंदा है, तो वो अंदर जा करके इम्यूनिटी को ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा सा खतरा ज़्यादा होता है, सेफ्टी कम होती है किसमें? लाइव के अंदर, लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा इम्यूनिटी का वादा लेकिन सेफ्टी कम। और इनएक्टिवेटेड में सेफ्टी ज़्यादा लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी या इम्यूनिटी थोड़ी कम कंपेरेटिवली, रिलेटिवली। याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। मैं चाहता हूँ आपको याद रखना ही नहीं पड़े, जो चीज़ लॉजिकली जिसको समझा जा सकता है उसमें आपको याद करने की मेहनत बच जाएगी और आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लाइव है, जिंदा है, तो अगर मान लो आपने उसको कमज़ोर किया और उनमें से 10 वायरस ऐसे बच गए जो ढंग से कमज़ोर नहीं, अब एक एक वायरस को तो चेक करते नहीं है ना। अगर उसमें से थोड़े भी वायरस ऐसे हुए जो उतने कमज़ोर नहीं हो पाए थे और वो अंदर जा कर के बीमारी कर देंगे, तो सेफ्टी कम हो गई किसमें? लाइव में। यानी कि लाइव सेफ कम है, लेकिन उसमें क्योंकि पूरे कंपोनेंट हैं, जिंदा है, तो इम्यूनिटी वो बहुत अच्छी इम्यून जनरेट करेगा इम्यूनिटी। लेकिन किल्ड वैक्सीन में वो मरा हुआ है तो 100% सेफ है, कभी कोई बीमारी नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें इम्यूनोजेनिसिटी लाइव की तुलना में कम होती है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो लाइव होते हैं वो ओरली भी दे सकते हैं और बाकी सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर दिए जा सकते हैं, लेकिन जो किल्ड वैक्सीन है वो बच्चों हमेशा आपको या तो इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस रूट से ही देने होते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन, दोनों में कौन सा इम्यूनोजेनिसिटी ज़्यादा है और किस में सेफ्टी ज़्यादा, ये आपको पता है। भाई अभी जैसे त्योहारी सीजन आ रहा है ना, दिवाली का, तो अभी जैसे ऑफर चल रहे हैं सब पर, है ना। तो आपको जैसे 2 प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो एक में आपको ये फीचर ज़्यादा मिल रहा है लेकिन इसमें ये कमी होती है, ये फीचर इसमें अच्छा मिल रहा है लेकिन इसमें ये कमी है, तो आप कंपेयर करते हैं हमेशा। लाइव में आपको इम्यूनोजेनिसिटी अच्छी मिल रही है लेकिन सेफ्टी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और किल्ड में आपको सेफ्टी पूरी मिल रही है लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है। तीसरा टर्म है टॉक्सॉइड, भी आपने काफ़ी हद तक सुना हुआ है, टॉक्सॉइड टॉक्सॉइड टॉक्सॉइड। तो टॉक्सॉइड किससे बना है? टॉक्सिन से। तो जैसे ये वायरस या बैक्टीरिया है लाइव वाला, लेकिन पूरी तरह से वो इफेक्टिव या जितना लाइव होता है हेल्दी, उतना हेल्दी वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि उसको एटीन्यूएट, कमज़ोर कर दिया गया। इसी तरह से जो टॉक्सॉइड होते हैं ये टॉक्सिन होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं, लेकिन डिटॉक्सिकेटेड एंड यूज्ड फॉर वैक्सीन प्रिपरेशन। तो टॉक्सिन को क्या किया गया है? डिटॉक्सीफाई कर दिया गया है, लेकिन उस टॉक्सिन में अभी भी उस बीमारी से इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की कैपेसिटी है। भाई क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले भी चैप्टर में बताया था कि कुछ तो होते हैं जो वायरस या बैक्टीरिया वो डायरेक्ट इंट्रासेलुलर जा करके और पैथोजेनिसिटी करते हैं। डिप्थीरिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, उस टॉक्सिन की वजह से फिर सूडो मेम्ब्रेन बनना या इन्फ्लामेशन होना, जो तमाम उसके जो मैनिफेस्टेशन या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? डिप्थीरिया के टॉक्सॉइड की वजह से।
टिटनस के अंदर भी वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। बॉटुलिज्म जो होता है, बॉटुलिज्म वो भी टॉक्सिन होता है। तो बॉटुलिज्म दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है, टॉक्सिन या पॉइजन है। दूसरे नंबर पर मैंने बताया था कि टिटनस जो है वो दूसरे नंबर पर टॉक्सिक है, मतलब जहरीला है बहुत ज़्यादा। तो अपन सीधा सीधा टॉक्सिन दे सकते हैं क्या? नहीं भाई, सीधा टॉक्सिन देंगे तो जो टॉक्सिन का काम है, जहर का काम है मारना, वो तो मारेगा या बीमारी करेगा। तो हमने क्या किया, जैसे लाइव वैक्सीन में हमने वायरस को कमज़ोर कर दिया था, उसी तरह से टॉक्सॉइड में हमने ऑर्गेनिज्म को नहीं बल्कि ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस किए गए टॉक्सिन को हमने डिटॉक्सिकेट कर दिया। तो डिटॉक्सिकेट कर दिया है तो अब वो बीमारी तो नहीं कर सकता है, लेकिन वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करा देगा। तो ये सेफ है क्योंकि टॉक्सिन को आपने डिटॉक्सिफाई किया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा एफिकेशियस होता है, मतलब बहुत इफेक्टिव है, हाईली एफिकेशियस। ठीक है। सेलुलर फ्रैक्शन में एक्सट्रैक्टेड सेलुलर फ्रैक्शन यानी कि सेल मेम्ब्रेन के या सेल के किसी एक फ्रैक्शन को, जो पार्ट इम्यूनोजेनिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसी को लेकर के वैक्सीन प्रिपेयर किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट में आप में एक से ज़्यादा इम्यूनोजेनिक एजेंट को एक साथ यूज किया जाता है। इन सब के हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो अपने को पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। चलिए, ये एग्जाम्पल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और क्योंकि इनमें याद करना पड़ता है और याद करना आपका सबसे फेवरेट काम है कि आप सर हमें तो सीधे सीधे 100 या 200 या 500 बुलेट्स दे दो या गोल्डन पॉइंट दे दो। ठीक है, गोल्डन पॉइंट काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि इवन रटने वाली चीज़ में भी अगर आप दिमाग इस्तेमाल करके रटोगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली, ज़्यादा लंबे समय तक बिना कन्फ्यूजन के आप चीज़ों को याद रख सकते हो। मेरा निजी अनुभव और मेरा पर्सनल बिलीफ ये है। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस से ये मुझे ऐसा लगता है। अब चलिए थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को याद करते हैं तो याद करना इजी हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है और भूलने की संभावना भी कम हो जाती है रिलेटिवली, है ना। तो जैसे मैं अभी थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ इधर। ठीक है, एक चीज़ मैं और आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर बोल रहा हूँ कि आपको जब बहुत सारी चीज़ें या दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ों को याद रखना हो तो उसका आसान तरीका ये होता है कि किसी एक को आप याद रख लो। जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना, वो इन दोनों पर बनते हैं कि साहब लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कौन सा है और किल्ड वैक्सीन कौन सा है, या फलाना ये इस वैक्सीन के बारे में कौन सी बात सही है, ये किल्ड है कि लाइव है, तो वो आपको बताना पड़ता है। तो अब मैं देखो क्या, लाइव वैक्सीन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो अगर आपसे किल्ड वैक्सीन भी पूछा गया ना, तो आप लाइव, अगर आपको पता है कि यार ये तीनों तो लाइव है या ये तो टॉक्सॉइड है, तो आप किल्ड वैक्सीन बचा हुआ है वो किल्ड वैक्सीन होगा। मतलब आप एक्सक्लूड कर सकते हो कि नहीं ये तो लाइव है या फिर ये टॉक्सॉइड है, क्योंकि टॉक्सॉइड गिनती में बहुत कम है, आसानी से याद हो जाएंगे। लाइव की एक ट्रिक है बहुत ही बढ़िया सी, जो बहुत पॉपुलर भी है, तो वो आपको पता होनी चाहिए, उससे वो याद हो जाएंगे। तो ट्रिक तो ऐसे कई सारी हैं, जो मेरे को ठीक लगी और मेरे को तब से अभी तक याद है, वो ये है। देखो BOY मैंने एक ही कलर से रखे हैं, तो मैं चलो पीला कलर यहाँ ले लेता हूँ, है ना। तो अच्छा आप तो एक साथ लिख सकते हैं बॉय, है ना। उसके बाद में ये हो गया। L जो है मैंने पिंक वाले से लिया है, बॉय लाइक, और बाकी जो ग्रीन से लिया है वो है CRIME। अब इसमें कई बार लाइक टू क्राइम बोल देते ताकि सेंटेंस पूरा बन जाए ना। तो इसको ब्लू से भी लिख सकते हैं, मैं एक बार इसको ब्लू से ही लिखता हूँ, बॉयज लाइक टू क्राइम। आपको अगर कोई दूसरी ट्रिक पहले से बहुत अच्छी तरह से याद है तो आप उसको याद रख सकते हो, लेकिन अगर आपको ये है कि साहब कोई अच्छी ट्रिक बता दो आप, या आपकी कौन सी फेवरेट ट्रिक है, तो मेरी ये फेवरेट है क्योंकि इससे सारे याद भी हो जाते हैं और इजी भी है कि बॉय लाइक टू क्राइम। मतलब आप जैसे घर में अगर दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी है, तो बेटा ज़्यादातर नटखट होता है, बदमाश होता है। क्राइम का मतलब कोई ऐसा हार्डकोर क्रिमिनल नहीं, लेकिन नटखट, नॉटी या बदमाश आप कह सकते हो। ठीक है, तो बॉय का B है वो आता है BCG के लिए। BCG अपना
टीबी का जो वैक्सीन आता है बैसिलेट कामेट गुआरिन, डिटेल हम हर एक वैक्सीन की पढ़ेंगे। यहाँ केवल आपको एग्जाम्पल याद कराने के लिए बताया गया कि बॉय लाइक टू क्राइम, बी फॉर BCG, ओ फॉर OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल है तो ये लाइव ही होगा क्योंकि ये सेबिन नाम से आता है। मैंने सेबिन का चौथी पांचवी बार बता रहा हूँ। सेबिन मतलब साबुत और साक मतलब जिसको काट पीट के मार मूर के साक सब्जी बना दी है जिसकी, तो सेबिन इज द लाइव यानी कि ओरल, क्योंकि किल्ड को हमेशा आप या तो IM या सबक्यूटेनियस ही देते हैं और ये लाइव है इसलिए इसको आप ओरल ही देते हैं। ठीक है, तो BOY, Y फॉर येलो फीवर, येलो यानी कि येलो फीवर, और तीनों को ये अपन ने येलो कलर से दिखा रखा है ताकि आपको बस दिमाग में क्लिक कर जाए। यानी कि बॉय पूरा हो गया, BCG, OPV, येलो फीवर। लाइक मतलब लाइव प्लेग वैक्सीन, इसका मतलब प्लेग के और भी वैक्सीन होते होंगे, किल्ड वैक्सीन भी प्लेग का होता होगा, लेकिन क्योंकि इसका लाइव वैक्सीन भी होता है तो लाइव के एग्जाम्पल में हम कौन सा याद करेंगे, लाइव प्लेग वैक्सीन। इसका मतलब L का मतलब लाइक का मतलब लाइव प्लेग वैक्सीन, प्लेग का किल्ड वैक्सीन भी आता है। इसके अलावा अपन अब बात करेंगे लाइक टू का मतलब T फॉर टाइफोरल, है ना। तो T अगर टाइफाइड वाला टाइफ है, और इसको अगर आप देखो संधि विकसित करोगे ना टाइफोरल का, तो TYPH प्लस ओरल, ओरल है इसका मतलब ये लाइव ही होगा, क्योंकि किल्ड को तो हमेशा कैसे देते हैं बच्चों, इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि साहब ये टाइफाइड का ओरल वाला वैक्सीन है, और इसका मतलब इसका नाम देख करके आप बता सकते हो कि टाइफोरल का मतलब ओरल। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये सवाल UPCHO के एग्जाम में पूछा था 2018 के अंदर, जब हमने बिल्कुल शुरुआत की थी ना इंस्टीट्यूट की, तब जो बच्चा UPCHO का एग्ज़ाम दे करके आया था, तब CHO का इतना क्रेज नहीं था, या CHO बिल्कुल नई शुरुआत थी, उस टाइम की बात है। या यूपी में मुझे याद भी नहीं, कुछ और नाम से ली गई हो, लेकिन गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती हुई थी 2018 में यूपी के अंदर। उसमें उसने बताया था कि सर ये टाइफोरल किसका था, या टाइफोरल या कुछ टाइफी A+B करके कुछ क्वेश्चन आया था, और यही पूछा था कि बस इसमें ये कौन सा है, किसका है वैक्सीन। तो नाम से जिस चीज़ में पता चल रहा है बच्चों, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता। टाइफाइड का ओरल वैक्सीन है, यानी कि किल्ड होगा या लाइव होगा, लाइव होगा, क्योंकि किल्ड को अपन कभी ओरल नहीं देते हैं। जैसे अपन ने OPV में भी बता दिया ना कि ये लाइव है, इसलिए कौन सा है, सेबिन वाला, क्योंकि अपन लाइव को ओरल देते हैं। तो बॉयज हो गया, लाइक हो गया, 2 हो गया। अब आ जाता है सीधा क्राइम। तो क्राइम में जो बच्चों C आ रहा है पहला, वो C आ रहा है असल में चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स का वैक्सीन या चिकन पॉक्स का जो वायरस है उसका नाम होता है वेरिसेला। मैंने जब शुरुआत में हिस्ट्री या उसके बाद वाला जो चैप्टर कराया है ना, उसमें बताया है कि कम्युनिकेबल डिजीज में भी बताया मैंने आपको, है ना, कि वेरिसेला में क्योंकि C आता है तो ये चिकन पॉक्स वाला होता है ना। तो C फॉर चिकन पॉक्स, R फॉर रूबेला, है ना, R फॉर रूबेला, I फॉर इन्फ्लुएंजा, M फॉर मीजल्स एंड मम्स, है ना। यानी कि आप वैसे देखना चाहो तो MMR जो वैक्सीन एक साथ लगती है वो लाइव वैक्सीन है, ठीक है। और E फॉर एपिडेमिक टाइफस, ये ध्यान रखना, ये टाइफाइड नहीं है, टाइफस है। और टाइफस कौन सा वाला है, एपिडेमिक वाला। 2 तरह के होते हैं, एक एंडेमिक टाइफस होता है और एक एपिडेमिक टाइफस होता है। तो एपिडेमिक टाइफस का वैक्सीन है बच्चों, लाइव वैक्सीन का एग्जांपल है। तो एपिडेमिक टाइफस, और ये हो गया आपका पूरा CRIME, C फॉर चिकन पॉक्स, R फॉर रूबेला, I फॉर इन्फ्लुएंजा, M फॉर मीजल्स एंड मम्स एंड E फॉर एपिडेमिक टाइफस। So they are all example of live attenuated vaccine। तो आप अगर इस ट्रिक को एक बार फिर से लिखना चाहोगे तो कोई बुराई नहीं होगी। बॉय
लाइक टू CRIME। तो देखें आपको याद हुए क्या, इधर मत देखना ईमानदारी से, और यहीं पर अपन लिखना चाहेंगे। तो कौन कौन से हैं, बी का मतलब था BCG, रिवाइज करते चलो मेरे साथ साथ, OPV येलो फीवर, ठीक है, लाइव प्लेग वैक्सीन, तो मैं सिर्फ प्लेग लिख रहा हूँ लेकिन लाइव वाला क्योंकि हम लाइव को याद कर रहे हैं। ये हो गया बच्चों आपका टाइफोरल, मतलब टाइफाइड का ओरल वैक्सीन। सी का मतलब मैंने बताया था चिकन पॉक्स, आर का मतलब बताया था रूबेला, और आई का मतलब बताया था इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा की नेजल ड्रॉप डालते हैं, नेजल ड्रॉप है ना इन्फ्लुएंजा। एम फॉर मीजल्स एंड मम्स, दोनों एम से शुरू होते हैं। ये था आपका एपिडेमिक टाइफस, ठीक है। तो इतने वैक्सीन, अगर आपने इनमें से कोई भी वैक्सीन का एग्जांपल आता है तो ये कैसा होगा बच्चों, लाइव वैक्सीन होगा। अगर आपसे पूछा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट, तो इनमें से जो भी आ रहा है उसको हटा देना, इनके अलावा जो बचा होगा वही लाइव वैक्सीन होगा। या आपसे अगर किल्ड वैक्सीन पूछा है और 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो तीनों इसी में से आ रहे हैं, तो बचा हुआ जो चौथा है वो किल्ड वैक्सीन होगा। अब एक बार बस किल्ड वैक्सीन का भी अपन पता कर लेते हैं, कौन कौन से वैक्सीन किल्ड वैक्सीन होते हैं। देखो पर्टूसिस, जैसे MMR का एक साथ लगता है ना, वैसे DPT का भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो डिप्थीरिया, PA पर्टूसिस आ गया, और T फॉर टिटनस। तो टिटनस का टॉक्साइड आता है, TT बहुत पॉपुलर है, आप जानते होंगे। और डिप्थीरिया का भी टॉक्सिन मैंने आपको बताया था, पूरी पैथोजेनेसिटी डिप्थीरिया के टॉक्सिन की वजह से हो रही थी। तो डिप्थीरिया और जो टिटनस है वो तो टॉक्साइड हो गए, तो इनमें जो एकमात्र P बच रहा था वो किल्ड वैक्सीन। तो DPT में P इज दी ओनली किल्ड या इनएक्टिवेटेड जो कंपोनेंट है वैक्सीन का, वो पर्टूसिस है। IPV का मतलब इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो इनएक्टिवेटेड नाम से पता चल रहा है ये किल्ड है, तो ये साक वाला है जिसको आपने मार दिया है, ठीक है ना। रेबीज, कॉलेरा, मेनिंगोकोकल, ये तीनों कौन से आते हैं बच्चों, ये भी किल्ड वैक्सीन है, रेबीज का, कॉलेरा का और मेनिंगोकोकल का। प्लेग का और इन्फ्लुएंजा का दोनों का लाइव भी आता है और किल्ड भी आता है, सॉरी हाँ, इनएक्टिवेटेड यानी कि किल्ड और लाइव। तो लाइव वाले में तो हमने बोला था लाइव प्लेग और लाइव एटीन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा, किल्ड वाले में उसका नाम दे दिया किल्ड प्लेग एंड किल्ड इन्फ्लुएंजा। तो यानी कि इन्फ्लुएंजा एंड प्लेग दोनों ऑप्शन होते हैं, आपको लाइव लगवाना है, किल्ड लगवाना है, आप लगवा सकते हो। जापानीज एनकेफेलाइटिस, KFD, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज एंड टिक बॉर्न एनकेफेलाइटिस वैक्सीन, ये सब भी किल्ड वैक्सीन के एग्जाम्पल हैं या एटीन्यूएटेड वैक्सीन के एग्जाम्पल हैं। तो जापानीज एनकेफेलाइटिस इंडिया में नहीं होता है। KFD इंडिया में ही खोजा गया था सबसे पहले, कर्नाटक में क्यासानूर फॉरेस्ट हैं जो काफ़ी घने हैं, वहाँ पर इस डिजीज़ की खोज हुई थी सबसे पहले KFD वैक्सीन की। सो दिस इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया, इंडियन ओरिजिन की बीमारी है, ये सवाल अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट होगा और डिफ़िकल्ट होगा, मैक्सिमम बच्चे इसको आंसर नहीं कर पाएंगे। टिक बॉर्न, टिक टाइफस भी इसको बोलते हैं और टिक बॉर्न एनकेफेलाइटिस भी बोलते हैं, ये किल्ड वैक्सीन का एग्जांपल है। अब मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ। अच्छी चीज़ ये है कि आपको सब यूनिट और वैक्सीन, पॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोकॉन्जुगेट याद नहीं करने हैं, है ना, इनकी ज़रूरत नहीं है आपको इनको पढ़ने की। हाँ, टॉक्सॉइड की आपको एक बार ज़रूर याद करने पड़ेंगे, टॉक्सॉइड क्या है, और कॉम्बिनेशन वाले भी, है ना। वैसे अगर कोई बच्चा जिसकी क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा हो, जिसको ये है कि सर ये सब तो मुझे पहले से आता है और मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ना चाहता हूँ, वो आपका जिसमें प्रोटीन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है और प्रोटीनेसियस, अलग अलग चीज़ होती हैं दोनों, ग्लाइकोकॉन्जुगेट कौन सा है और पॉलीसैकेराइड बेस कौन सा है, वो अपना देख सकता है। लेकिन 95% बच्चों को इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अनलाइकली है पूछा जाना, बहुत ही रेयर है जो ये पूछा जाए। लेकिन टॉक्सॉइड जरूर पूछा जाएगा, इसलिए टॉक्सॉइड अपन बात करेंगे। तो सब यूनिट वैक्सीन टॉक्सॉइड वाले, जिसमें टॉक्सिन को कमज़ोर किया गया है, डिटॉक्सिकेट किया गया है, उसमें डिप्थीरिया और टिटनस दोनों ही बहुत पॉपुलर हैं। देखो TT
और ये डीटी या डिप्थीरिया टॉक्सिन। डीटी ज़्यादा पॉपुलर डीटी के नाम से इसलिए नहीं क्योंकि डिप्थीरिया और टिटनेस दोनों का कॉम्बिनेशन भी आता है, उसको हम डीटी बोलते हैं, इसलिए टीटी का मतलब तो टिटनेस टॉक्साइड हो जाएगा, लेकिन डीटी अपन यूज टर्म नहीं करते हैं, ठीक है। तो डिप्थीरिया, डीपीटी में डिप्थीरिया टॉक्साइड है। पर्टूसिस कौन सा है, अभी बताया था, पर्टूसिस इज किल्ड वैक्सीन, और टेटनस इज अगेन टॉक्साइड। कॉम्बिनेशन वैक्सीन में बात करें तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जो आपको बहुत अच्छे से पता है। एमएमआर, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला आप जानते हो। डीपीटी, और डीपीटी में डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस। डीटी का मतलब डिप्थीरिया, टिटनेस। डीपीटी टाइफाइड वैक्सीन, मतलब डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस प्लस टाइफाइड वैक्सीन। डीपीटी टाइफाइड भी आता है। तो एक डीपीटी पी भी आता है, मतलब डीपीटी प्लस पोलियो, वो भी इनएक्टिवेटेड यानी कि किल्ड वाला। इधर भी टाइफाइड किल्ड वाला लेंगे, क्योंकि डीपीटी में किल्ड और टॉक्साइड है, तो ये भी ये वाला लेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट है पेंटावेलेंट, क्योंकि ये आज की डेट में जो नया आपका शेड्यूल है उसमें पेंटावेलेंट को ऐड कर लिया गया है। तो पेंटावेलेंट में कौन कौन से वैक्सीन है ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो 3 तो आपके डीपीटी वाले हो गए, और 2 और हैं, दोनों ही एच से शुरू हो रहे हैं। एक तो हेपेटाइटिस बी और एक एच इन्फ्लुएंजा बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, इसको लिखते हैं HIV, और ये होता है HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस। लेकिन यहाँ वायरस नहीं है, ये वैक्सीन है, तो हेपेटाइटिस बी को हैप बी के नाम से लिखा जाता है, ये पॉपुलर है। हैप बी, हेपेटाइटिस बी प्लस एच इन्फ्लुएंजा बी। तो एच और बी दोनों में ही आ रहे हैं, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग हैं, दोनों बीमारियां बिल्कुल अलग अलग हैं। एच इन्फ्लुएंजा निमोनिया करता है और हेपेटाइटिस लीवर की डिजीज़ करता है। यानी कि पेंटावेलेंट में अब आपकी जो 5 चीज़ें हैं उनमें से एक तो डीपीटी हो गई, जिसमें 3 वैक्सीन आ गए, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, और 2 और हैं उसमें, जिनमें से एक हेपेटाइटिस बी है और एक HIV यानी कि एच इन्फ्लुएंजा बी वायरस। तो ये आपका एक जनरल वैक्सीन का इंट्रोडक्शन है कि सब वैक्सीन कितने टाइप की होती हैं और वैक्सीन के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो ये अपन ने वैक्सीन के टाइप और एग्जाम्पल को देखा है। अगले वीडियो में मैं आपको वैक्सीन के स्ट्रेन कौन कौन से यूज होते हैं और वैक्सीन के आगे की डिटेल्स बताऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज।